सीधे आपको लिए चलते हैं विधायकों के पाठशाला में, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वक्त पहुंच चुके हैं। जो नए विधायक चुनकर आए हैं उन्हें आज पाठशाला के जरिए ये प्रशिक्षण दिया जाएगा कि जब सदन की कार्यवाही चलेगी तो किस तरीके से वहां पर उन्हें चीजों को करना है, कैसे कार्यवाही आगे बढ़ेगी, किस तरीके से प्रदेश के हित में फैसले लिए जाएंगे, उनमें उनकी भागीदारी रहने वाली है। तो सीधी तस्वीरें विधानसभा से आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आप देख पा रहे हैं। उनके बगल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके ठीक बगल में आप देख पा रहे होंगे स्पीकर वासुदेव देवनानी भी बैठे हुए हैं। और कुछ ही समय में प्रशिक्षण की शुरुआत की जाएगी। बेहद खास पहल ये की जा रही है, जहां पर जो नए विधायक चुनकर आए हैं उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो समझ सके, जान सके कि आखिर उनकी जिम्मेदारी क्या होती है। ये तस्वीरें देखिए जहां पर पौधा भेंट करते हुए उपराष्ट्रपति को और ये उपहार और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी यहाँ पर देते हुए। तो बेहद खास तस्वीरें इस वक्त जहां पर पाठशाला और विधायकों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी से कि आप माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब शाब्दिक स्वागत के लिए विनम्र आग्रह है माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी से कृपया अपना स्वागत संबोधन व उद्बोधन प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय। तो कुछ ही समय में संबोधन स्पीकर वासुदेव देवनानी जहां पर वो बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो सुनाएंगे आपको कि क्या कुछ बोल रहे हैं। उनके बगल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी हैं, जिन्होंने इस सत्र की शुरुआत की है। सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। बहुत सौभाग्य का विषय है कि राजस्थान की माटी के लाल, किसान पुत्र और हमारे गौरव, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील रहे, राजस्थान की इसी विधानसभा से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले पश्चिमी बंगाल के प्रभावशाली माननीय राज्यपाल रहने वाले और वर्तमान में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, जिन्होंने राज्यसभा में संसदीय परंपराओं का पालन कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे माननीय जगदीप धनखड़ महोदय आज आप पधारे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में मंच पर विराजमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो गरीब परिवार से पैदा होकर के और इतनी बड़ी ऊंचाइयां इन्होंने अपने जीवन में छुई हैं और जिनका हमको राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व करने का अवसर मिला है, ऐसे माननीय भजनलाल जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं इस विधानसभा में। साथ ही मैं राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले समस्त विधायक महानुभावों की ओर से लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में हृदय की गहराइयों से भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, राजस्थान के गौरवमयी इतिहास में आप लोगों का नाम पंच पटेलों के रूप में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलनों में सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व रहा है। विधानसभा लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षण और संवर्धन का माध्यम है। भारत में पंच परमेश्वर की मान्यता प्राचीन काल से रही है और आज के पंच परमेश्वर आप और हम हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए हमें राजस्थान की देवतुल्य जनता की सेवा के दायित्वों का निर्वहन संपूर्ण निष्ठा के साथ करें, यह हमारा सबका प्रयास है। धर्मसभा, राजसभा तथा सभा और समिति वैदिक काल, त्रेता और द्वापर में भी प्रचलित थी। आज के समय में यह हमारी विधानसभा उन्हीं धर्मसभा, राजसभा और सभा समितियों की परंपराओं के अनुसरण में प्रचलित है, जिसकी न्याय, सत्य और सद निर्णय की समस्त जिम्मेदारियां
हम सबकी साझी है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियम की एक एक प्रति आप सबको मिल रही है, जिससे माननीय सदस्य, माननीय मंत्री, माननीय सभापति और अध्यक्ष के दायित्वों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की जानकारी आप सभी का हो। विधानसभा के आह्वान से लेकर के चलने वाली प्रक्रियाओं, बैठकों, स्थगन तथा अवसान तक की जानकारी आप सभी को रहे। इस दृष्टि से यह हमने आज का यह प्रबोधन का कार्यक्रम रखा है। राजस्थान के 16वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए एक दिवस के प्रबोध कार्यक्रम का आयोजन इस अनुसार किया गया है। प्रथम बार निर्वाचित होकर आए सदस्यों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों पर व्याख्यान भी आयोजित होंगे, जिनसे सदस्यों की विधानसभा की विशिष्ट प्रक्रिया से वो परिचित हो सकेंगे। सदन में मुद्दे उठाने की प्रक्रिया, विधेयक पारित होने की प्रक्रिया, विधायकों के विशेषाधिकार आदि विषयों पर आज होने वाले सत्रों में विषय विशेषज्ञों द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम, सदन में आचरण एवं संसदीय परंपराएं, प्रश्नकाल एवं शून्यकाल, संसदीय प्रस्ताव की जानकारी विधायकगण को होना आवश्यक है। इसलिए प्रबोधन का कार्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है। प्रबोधन कार्यक्रम केवल नवनिर्वाचित विधायकों के लिए विधानसभा की विशिष्ट कार्यप्रणाली से परिचय होने का अवसर तो है ही, लेकिन साथ में पुराने विधायक जो समय समय पर बीच बीच में आए और गए, उनका भी एक बार स्मरण करने की आवश्यकता अनुभव कई बार होती है। इसलिए मैं समझता हूं ये प्रबोधन कार्यक्रम हम सबके लिए बहुत ही लाभदायी और उपयोगी रहेगा। विधानसभा कार्यप्रणाली में पारंगत होने के लिए निरंतर सीखना आवश्यक है। इसके लिए आपको अधिक से अधिक समय सदन में उपस्थित रहना होगा। विधायकगण जितना अधिक समय सदन में देंगे, उतना ही उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। वे विधायी कार्यों में निपुणता हासिल कर पाएंगे। सफल विधायक बनने के लिए विधायकगणों को विधानसभा की प्रक्रिया एवं नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है। शालीनता, मर्यादा और श्रेष्ठ परंपराओं को सदन में देखकर विधानसभा की प्रोसीडिंग्स का अध्ययन करके कई बातें सीखी जा सकती हैं। यहां हम अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हमें जनहित के मुद्दे नियमों के तहत उठाने होंगे। साथ ही सदन में ऐसा आचरण प्रस्तुत करना होगा जिसका संदेश सभी लोगों के मध्य सकारात्मक हो। सदन में जनप्रतिनिधिगण जनहित के विषयों पर विचार विमर्श करते हैं, उस पर निर्णय लिया जाता है। सदन में सदस्यों को सार्थक एवं प्रभावी भागीदारी प्रस्तुत करनी चाहिए। इस विधानसभा में कार्रवाई का YouTube पर सीधा प्रसारण किया जाता है। प्रसारण को आमजन देखते हैं तथा अपने चुने हुए प्रतिनिधि के व्यवहार तथा उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के तरीके का भी वे आंकलन करते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है और अपेक्षा है कि अपना व्यवहार शालीन रहना चाहिए। सदन में सद्भावपूर्ण वातावरण में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद न हो कि भावना से अपना कार्य व्यवहार बनाना चाहिए। मैं आप सभी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पूरा समय उपस्थित रहकर लाभ उठाएं, यह आप सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद। एक बार पुनः सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल जी शर्मा से विनम्र आग्रह, कृपया अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सोलहवीं विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में हमारे अपने ही, जिन्होंने इस सदन का और राजस्थान का गौरव बढ़ाने का काम किया है, ऐसे माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप जी धनखड़ जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी जी, हमारे सभी विधायकगण, उपस्थित महानुभाव, आज माननीय उपराष्ट्रपति जी का
16वीं विधानसभा के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपका आभारी है कि इस कार्यक्रम में आपका सानिध्य हमें मिल रहा है। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का राजस्थान से गहरा संबंध है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आप भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हैं। प्रबोधन कार्यक्रम के आयोजन के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव जी देवनानी जी का साधुवाद देता हूं। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित वक्ताओं का स्वागत करता हूं। राजस्थान विधानसभा में माननीय सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं। नवी राजस्थान विधानसभा में 22 से 25 अगस्त 1991 को तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री हरिशंकर जी भावड़ा ने माननीय सदस्यों हेतु प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों का लाभ इस सदन के सदस्यों को प्राप्त हुआ था। गत विधानसभा में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी ने जुलाई 2019 में प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में भी कई गणमान्य अतिथियों ने सदस्यों के साथ अपने अनुभव साझा किए थे। इस कार्यक्रम में भी हम संसदीय पद्धति, प्रक्रिया, कार्य संचालन के नियम, अभिसमय, शिष्टाचार और परंपराओं से जुड़े विभिन्न आयामों पर सम्मानित वक्ताओं के विचार और अनुभवों से लाभान्वित होंगे। इसके जरिए हमें लोकतांत्रिक ढांचे में विधानमंडलों की संवैधानिक भूमिका और स्थिति की बेहतर समझ विकसित करने का मौका मिलेगा। विधानमंडल हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के पावन स्थल है। ये महान संस्थाएं हमारे विभिन्न हितों के बीच सामंजस्य और समन्वय स्थापित करती है। हमने बीते वर्षों में संसदीय कार्यों के सुचारू संचालन के लिए संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाएं भी विकसित की है। संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं के तहत कोई भी सदस्य लोक हित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकता है, जनता की शिकायतों को प्रस्तुत कर सकता है, उनके समाधान की मांग कर सकता है और सरकार के नीति निर्धारण पर सार्थक प्रभाव डाल सकता है। अपने निर्वाचन क्षेत्र और सामान्य हित में हमारी आवाज विधानसभा में सुनी जाए, इसके लिए सभी उपलब्ध संसदीय साधनों का विधिपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन हमारा दायित्व है कि हम सभा के समय बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें। विधानसभा का समय बहुमूल्य है और इसके कामकाज का असर करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है। 14वीं विधानसभा में 990 घंटे और 15वीं विधानसभा में 1068 घंटे का काम हुआ है। हम विधानसभा को और उपयोगी कैसे बना सकते हैं, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। असहमति और मतभेद लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं और उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए समुचित साधन उपलब्ध है। मुझे गर्व है कि हमारी विधानसभा में समस्त प्रकार के विचारों और आकांक्षाओं को समान महत्व प्रदान करने की परंपरा है। हाल में ऐसे अनेक उपाय किए गए हैं जिससे संसदीय कार्य को सहज और सुव्यवस्थित बनाया जा सके। ये सदस्यों पर निर्भर है कि वे नियमों और प्रक्रियाओं का किस तरह से सदुपयोग करते हैं और व्यापक हित में सभा को सुगमतापूर्वक संचालित करने में सहायता करते हैं। कई नई प्रपाटियां और पद्धतियां भी विकसित हुई हैं, जिनके रूबरू होना जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत जरूरी है। विधायक निर्वाचित होने से पहले तक तो हमारा कार्य क्षेत्र अपने निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, लेकिन विधायक निर्वाचन होकर विधानसभा में पहुंचने के बाद हमारा कार्य तंत्र को पूरे प्रदेश तक विस्तृत हो जाता है। विधायक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो केवल अपने क्षेत्र की समस्याओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि संपूर्ण राजस्थान की समस्याओं पर भी अपने विचार प्रस्तुत करें। ये सदन सबका है, ये पक्ष प्रतिपक्ष का नहीं, ये सदन हमारा है।
ये सदन एक ऐसा मंच है जहां जनता की अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से उठाकर अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम से हमें कई नई बातें सीखने को मिलेंगी, जिन्हें हम अपनाकर विधायक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अंत में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत आभार। हम अभिभूत हैं, हर्षित हैं कि हमारे प्रदेश के गौरव माननीय उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य श्री जगदीप धनखड़ जी प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में हमें अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी माननीय जगदीप धनखड़ जी प्रख्यात विधिवेता रहे हैं। आप 10वीं राजस्थान विधानसभा के प्रतिष्ठित सदस्य भी रहे हैं। आप 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। वर्तमान में 22 अगस्त 2022 से आप भारतीय गणराज्य के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। आप मुखर अभिव्यक्ति के लिए प्रतिष्ठित हैं। आपके विशाल, विराट, विनम्र व हृदय स्पर्शी व्यक्तित्व को सादर नमन करते हुए आपसे विनम्र अनुरोध, अपने उद्बोधन मार्गदर्शन से हमारा ज्ञानवर्धन करने की कृपा करें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। सबसे बड़ी मुश्किल आती तब है जब आप उनके सामने होते हो जो आपको पूरी तरह जानते हैं, और ये संकट मेरे सामने है। अपनों के बीच में बोलना ये मेरा कद नहीं है। मुझे यहां बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो मेरा वक्तव्य अनौपचारिक रहेगा। विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, आपसे मेरा पुराना परिचय है। राजनीतिक अखाड़े में इन्होंने जितना मेरा विरोध अजमेर में किया, सार्थक रूप से किया, सदैव मुझे याद रहेगा और हमारे संबंध बिल्कुल ठीक रहेंगे। मैं कह सकता हूं वासुदेव कुटुंबकम जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हजारों साल की, दुनिया उसको पहचान चुकी है, उसका लोहा मान चुकी है, और G20 में सबने देखा है, आप उसके प्रतीक हैं। मर्यादित होकर कटाक्षपूर्ण तरीके से विरोध करना कोई आपसे सीखे। राजस्थान प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा है। सांस्कृतिक दृष्टि से हम अव्वल दर्जे के हैं। उस प्रांत का मुख्यमंत्री होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और यह सौभाग्य जिस तरीके से मिला है माननीय भजनलाल जी को, तो अपने सबको एक संकेत मिलता है कि भारत बदल गया है और अब सब कुछ मुमकिन है। कम समय में माननीय भजनलाल जी ने लोकप्रियता हासिल की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, कम समय में हासिल की हुई लोकप्रियता को बढ़ाना और बचाना दोनों आपके ऊपर एक चुनौती है, और मुझे कोई शंका नहीं है ये खरे उतरेंगे। राजस्थान का सौभाग्य है कि राजस्थान को 2 उप मुख्यमंत्री मिले हैं। दिया कुमारी जी अपने प्रभाव, अनुभव और जेंडर के हिसाब से बहुत बड़ा योगदान कर पाएंगी और प्रभाव छोड़ेंगे।
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का जीवन मैंने देखा है। मजदूरी करते हुए शिक्षा प्राप्त करना, एमए बनना, एमफिल की डिग्री प्राप्त करना, पीएचडी की डिग्री प्राप्त करना, एलएलबी करना आसान नहीं है। मैंने खुद रास्ता अपनाया है और मैं जानता हूं कितना कष्टदायी हो सकता है। इनके लिए बहुत बड़ा सुअवसर है। इन्होंने जो जीवन जिया है वो बहुत इनके काम आएगा और राजस्थान की जनता का निश्चित रूप से फायदा होगा। मुझे आशा थी कि प्रतिपक्ष के बहुत से लोग यहां होंगे, उनकी अनुपस्थिति मुझे थोड़ी खल रही है, पर मैं मानकर चलता हूं कि कोई ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से वो आज नहीं आ पाए। पर हर परिस्थिति में पधारो हमारे राजस्थान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और किसी के लिए नहीं भूलना चाहिए। कोई भी समय हो, कोई भी व्यक्ति हो, थोड़ा सा मैंने महसूस किया है सदन में। अगली बात यह कहूंगा कि सूचना न होना आज के दिन कोई नहीं मानेगा। सोशल मीडिया इतना जबरदस्त है। मैं प्रतिपक्ष के हर सदस्य को मेरा प्रणाम करता हूं और ये वो वर्ग है जो विधानसभा के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करेगा। उपराष्ट्रपति की वजह से मैं लोकसभा का स्पीकर नहीं हूं, राज्यसभा का हूं, पर राजस्थान का परम सौभाग्य है कि ओम बिरला जी वहां हैं। हम दोनों में विचार मंथन होता रहता है। उनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया और एक ही बात कही, जब कुर्सी पर बैठो तो सबसे पहले बाईं तरफ देखो। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा भगवान ने शरीर का निर्माण किया है और दिल बाईं तरफ होता है, सत्ता पक्ष दाहिनी तरफ होता है। मैंने सदैव इसका पालन किया है। जब थोड़ी सी बात कही गई तो मैं ये कह दूं कि सदन में हल्का फुल्का आचरण होना चाहिए, मजाक होनी चाहिए, हास्य होना चाहिए, सटायर होना चाहिए, इंटेलेक्ट होना चाहिए। जब ये बात मैंने राज्यसभा में कही तो माननीय खड़गे जी ने कहा मोहब्बत हमसे और शादी उनसे। ये खड़गे जी ने कहा। जब दोबारा मैंने खड़गे जी को कहा कि आप तो मेरे दिल में हो, उन्होंने कहा कैसा विरोधाभास है, आप सदैव कहते रहते हो कि आपके दिल में तो डॉक्टर सुरेश धनखड़ है, तो हम कहां रह सकते हैं। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, अनुभवी नेता होंगे, पर सदन एक परिवार की तरह चलेगा तो राज्य का बहुत बड़ा भला होगा। सत्ता पक्ष को हमेशा यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाला विरोधी नहीं है, सामने वाला जो बात कहता है वो जनहित की है। और ऐसा संकेत मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में अभी मिला है। अध्यक्ष महोदय ने आचरण के बारे में बहुत कुछ कहा है, तो जो बातें मैं कहना चाहता था वो आप दोनों कह चुके हैं। तो मैंने सोचा मुझे बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। मैं जहां भी जाता हूं खास तौर से एक बात का ध्यान रखता हूं कि कोई राज्यसभा का सदस्य हो तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना मुझे काफी पीड़ा का सामना पड़ सकता है। घनश्याम तिवारी जी आपके अनुभवी सदस्य रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और कम समय में राज्यसभा में बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। उनकी उपस्थिति को
लोकसभा से डॉक्टर सतपाल सिंह जी के उद्बोधन का आपको फायदा मिलेगा। चूरू के सांसद श्री राहुल कसवां जी भी यहां उपस्थित हैं। आई रिकॉग्नाइज हिज प्रेजेंस ऑल्सो। पर जब मैं दोनों तरफ देखता हूं और जब आंख मिलाता हूं, सीधा हम साथ थे, हम साथ साथ हैं। मेरा आशय भाटी जी से भी है। जब इधर देखता हूं तो डॉक्टर किरोड़ी मीना जी कुछ समय पहले हमारे सदस्य थे राज्यसभा में, मेरे कक्ष में आए, बोले मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। बोले सदन में कुछ बोलना चाहूंगा। मैं कुछ नहीं बोला। ये सदन में गए, सभापति महोदय, मैंने कहा माननीय किरोड़ी मीना जी, मैंने सदस्य नहीं कहा, आप इस सभा के अंग नहीं हैं, आप यहां कुछ नहीं बोल सकते, इनको झटका लगा होगा। पर मैंने नियमों का पालन किया। ये देवनानी जी आपके सामने यहां करेंगे। इस मौके पर मैं डॉक्टर सीपी जोशी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। वो साधुवाद के पात्र हैं। अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर इस सदन में कार्यक्रम आयोजित किए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से उन्होंने मुझे यहां बुलाया। फर्क सिर्फ इतना था, तब उपस्थिति ज्यादा प्रभावी थी। उपराष्ट्रपति की हैसियत से भी उन्होंने मुझे बुलाया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जब कार्यक्रम हुआ तो उदयपुर में मुझे बुलाया उन्होंने। मैंने हर बार उनको एक ही बात कही, विधानसभा का अध्यक्ष किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं है। विधानसभा का अध्यक्ष का पहला कर्तव्य है कि वो प्रतिपक्ष का संरक्षण करे। कुछ ऐसा वातावरण बन जाता है जब हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। पर कहते हैं कि खीर कितनी अच्छी है खाने से पता चलती है। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के जो बहुत बड़ा प्रांत है, सांस्कृतिक राजधानी देश की कही जा सकती है, वहां की मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में मेरा विरोध नहीं किया। तब जब मैंने ये बात यहां कही तो उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि जादूगर तो मैं हूं, आपने कौन सी जादूगरी ममता पर की थी? आप यदि अगर अपने कर्तव्य पर रहेंगे तो आखिर में नतीजा कभी खराब नहीं होगा। आज हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं और भारत इतना बदल गया है, इतना बदल गया है राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, और विश्व में वो नाम हो गया है कि अब हम किसी देश के मोहताज नहीं है। दुनिया की 5वीं महाशक्ति होना अर्थव्यवस्था में छोटा काम नहीं है। मैंने खुद देखा है, झेला है। जब 1989 में लोकसभा का सदस्य बना, केंद्र में मंत्री था, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों को गिरवी रखना पड़ा क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। आज से करीब 10-12 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में भारत था। आज भारत दुनिया की 5वीं महाशक्ति है। हमने कनाडा को पीछे छोड़ा है, फ्रांस को पीछे छोड़ा है, उनको पीछे छोड़ा है जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया। और आने वाले 2-3 साल में भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए या उनसे आगे निकलते हुए सकारात्मक सोच की वजह से तीसरी आर्थिक महाशक्ति होंगी। मेरे कहने का आशय यह है, इस सब का निर्माण सदन करती है।
इस बहुत बड़े हवन में आपका योगदान है, नेतृत्व का है, नीति का है, पर आम आदमी का भी योगदान है। आपके सामने चुनौती ज्यादा है, क्योंकि जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया अचंभित है। दुनिया सोच नहीं पाई कि क्या भारत कभी ये हो सकता था। हमने जब लोकसभा में थे, केंद्र में मंत्री थे, कभी कल्पना नहीं की, कभी सोचा नहीं कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, विकास इस स्तर का होगा। ये हर भारतीय के खून और पसीने का नतीजा है, नीतियां और समर्पण की भावना से है। किसी भी विकास की गंगा की शुरुआत विधायिका से होती है। विधायिका का सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को सही दृष्टिकोण में रखे। कार्यपालिका को कटघरे में रखने का, कार्यपालिका को सही रास्ता दिखाने के लिए कार्यपालिका नियम के अनुसार काम करे, ये पूरे सदन का कर्तव्य है। ये सिर्फ इस तरफ का नहीं, दोनों तरफ का है। यदि अगर सरकार को आईना दिखाया जाएगा तो सरकार के लिए बहुत लाभकारी होगा। और मेरे कहने का मतलब यह है कि सदन के अंदर जो हम कार्यवाही करते हैं उसका असर प्रांत में नहीं, प्रांत के बाहर भी पड़ता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि संविधान सभा में कार्यवाही कैसे हुई। करीब 3 साल तक संविधान सभा चली, कई सत्र हुए, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी, जटिल विषय थे, एक मन बनाना मुश्किल था। उन लोगों ने विवेकपूर्ण तरीके से जो काम किया वो आपका आदर्श होना चाहिए। 3 साल के काल में एक बार भी व्यवधान नहीं हुआ, एक बार भी कोई प्ले कार्ड नहीं दिखा,